हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के काफ़ी महत्वपूर्ण जो विज्ञान यानी कि फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन, में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर के काफ़ी सारे ऑब्जर्व क्वेश्चन को हम लोग पिछले वाले वीडियो पे करा चुके थे पिछले वाले क्लास पे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के काफ़ी सारे यहाँ पे हम लोग 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को क्लियर कराएंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यानी कि बोर्ड परीक्षा में हर बार ये 45% में से ही जो है ना सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न यहाँ पे प्रश्न ये कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, गोलीय लेंस में उत्तल लेंस जो होते हैं इसमें मुख्य दो फोकस होते हैं, F1 और F2, ठीक है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, लेंस मुख्य दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका अवतल लेंस और दूसरा होता है आपका उत्तल लेंस। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न ये करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1 या फिर 2 या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4। तो दोस्तों, जिस तरह हम पिछले वाले क्लास में बताए थे कि प्रकाश का जो परावर्तन होते हैं उनके 2 नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन, जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। दोस्तों, पहला नियम ये होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है, या फिर एक ही तल पर होते हैं। ये फर्स्ट नियम, पहला नियम हो गया प्रकाश का अपवर्तन का। और दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम ये होता है कि किसी खास 2 माध्यम के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर रहता है। और दोस्तों, आपतन कोण को हम लोग कोण आई से दिखाएंगे और अपवर्तन कोण को हम लोग कोण आर से दिखाएंगे। कहने का अर्थ है जो म्यू होता है ना, ये साइन आई अपॉन साइन आर के यहाँ पे जो है ना अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये म्यू जो होता है ये क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, कह सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रकाश का जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर, इसे हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जहां साइन आई क्या होगा, आपतन कोण, और साइन आर क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को करा रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न यह है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि प्रकाश की चाल जो है ना सबसे अधिक किसमें होती है, कांच में होती है या फिर वायु में होती है या फिर शून्य में होती है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ए और सी दोनों में। तो दोस्तों, प्रकाश का जो स्पीड होता है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है ना, कहाँ, यहाँ पे शून्य या फिर निर्वात में होता है। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ पे होती है, तो दोस्तों कांच में होती है। कितना होती है, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को बता रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोट करते हुए चलिएगा और एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न ये करा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी बताना है लाइट का। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निर्वात में या फिर जल में या फिर वायु में या फिर कांच में। तो दोस्तों, आप लोग बताए जो प्रकाश का जो वेग होता है, जो वेलोसिटी जो होता है मिनिमम कहाँ पे होता है, कांच में होता है। कितना होता है, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। या फिर इसे आप कह सकते हैं लाख में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं, लाख में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे
एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है, ठीक है, और एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है क्योंकि सभी क्वेश्चंस यहाँ पे ललन टॉप क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न ये करा है कि देखिएगा कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप लोग को बताते हैं कि जब भी दो माध्यम, माध्यम 1 और माध्यम 2, जब सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण क्या होता है, लंबवत आपतित होता है, ठीक है, लंबवत गुजरता है, इस तरह आपतित होता है, तो अपवर्तन कोण जो होगा ना 0 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराएंगे, देखिएगा कि यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। तो दोस्तों आपतन कोण को हम लोग कोण आई से दिखाएंगे और अपवर्तन कोण को कोण आर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे कोणीय विचलन का जो मान होता है ना आई माइनस आर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न ये कराए कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का जो कारण होता है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में फिगर में देखने पा रहे हैं, एक बाल्टी पानी ले लिया है, ठीक है, और इसमें एक सिक्का को गिरा दिया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, रियल में यहाँ पे है। जब हम लोग हवा से प्रकाश को, जब हम लोग हवा से मतलब पानी में देखते हैं वस्तु को, ऑब्जेक्ट में प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये जो वस्तु होता है, जो सिक्का होता है ना, ये अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने पथ से, यानी कि जो सीधे वाला रास्ता होता है, सीधे वाला रास्ता से थोड़ा विचलित होने लगती है, मुड़ने लगती है, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जब भी कोई प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो अपवर्तन जो होता है ना, प्रकाश के चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मान लीजिए ये आपका विरल माध्यम हवा वाला माध्यम हो गया। जब हम लोग हवा से प्रकाश को कांच में भेजेंगे तो क्या होगा, प्रकाश का स्पीड में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगा। हवा में प्रकाश की चाल जो था ना 3 लाख था, और जब ये प्रकाश कांच में प्रवेश किया तो इसका स्पीड जो कितना हो गया, 2 लाख हो गया, ठीक है, 3 लाख से 2 लाख। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश के चाल में, प्रकाश का स्पीड में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को बता रहे हैं, इसीलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि उत्तल लेंस को भी कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे जो उत्तल लेंस होता है ना, इसे हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अभिसारी लेंस के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती है। और उत्तल लेंस क्या होता है कि किनारे पर मोटा होता है और बीच में, मतलब यहाँ पे देखिएगा उत्तल लेंस यहाँ पे जो है ना बीच में मोटा है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती है, ठीक है। और दर्पण में, अवतल दर्पण में जो है ना ये थोड़ा ऑपोजिट होता है, दर्पण में अभिसारी दर्पण और उत्तल लेंस में अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि अभिसारी लेंस को किस नाम से जाना जाता है, मतलब जो उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, और अवतल लेंस जो होता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो अवतल लेंस होता है ना उसे हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। कौन सा लेंस के नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस के नाम से, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न ये कराए कि स्नेल के नियम के अनुसार होता है। तो दोस्तों आप लोग को पहले बताया कि किसी भी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण यानी कि साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। और हम लोग यहाँ पे जो है ना नियत या कांस्टेंट को हम लोग म्यू से दिखाएंगे, यही होता है स्नेल लॉ, ठीक है। जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है आपके
बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा के देखिएगा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे जो है ना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेंस की क्षमता जो होगा कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं फटाफट से। जब भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा ना और लेंस की क्षमता यानी कि पी पूछेगा, तो आपको जो है ना डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देना है, जो भी फोकस दूरी रहेगा। तो फोकस दूरी यहाँ पे 20 है, तो 20 5 100 हो जाएगा। जब हम लोग डिवाइड किए तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना आया, 5 आया, ठीक है। और यहाँ पे लेंस जो है ना उत्तल लेंस है, और दोस्तों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना वो आपका धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, +5 डायोप्टर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन से ये कराए कि देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों जो लेंस की क्षमता होता है ना, हम लोग P बराबर फॉर्मूला जानते हैं 1/f होता है, ठीक है। जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, 1/f यानी कि व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न ये रहा है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि कौन सा लेंस या फिर दर्पण में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लेंस पूछ रहा है, तो लेंस में यहाँ पे बात करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ना उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कि ये दोनों प्रकार के लेंसों में बनता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये है कि लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर होती है। तो दोस्तों P बराबर क्या होता है आप लोगों को बताया, जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस की जो क्षमता होती है 1/f के बराबर होगा, जो कि डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है प्रति मीटर होता है। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, प्रति मीटर होता है, या फिर मीटर इनवर्स होता है, या फिर लेंस की क्षमता का जो प्रचलित SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को हम लोग D से दिखाएंगे। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को हम जो है ना बारीकी से समझाते हुए चलेंगे और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को क्लियर कराएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया, जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है प्रति मीटर होता है, या फिर आपका मीटर इनवर्स होता है, और लेंस की क्षमता का जो प्रचलित SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को हम D से दिखाएंगे, जो कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, कांच की समतल पट्टी या फिर अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो उत्तल लेंस होता है ना ये वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल लेंस बना सकता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या किए कि प्रकाश के किरण को ले लिए हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज रहे हैं। मान लिए आपका माध्यम वो विरल माध्यम यानी कि आपका हवा वाला माध्यम है और दूसरा माध्यम सघन माध्यम, ये कोई भी माध्यम हो सकता है, पानी हो गया, कांच हो गया, सॉरी यहाँ पे कांच या फिर आपका हो सकता है यहाँ पे जल या कांच भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यम 1 को हम लोग विरल माध्यम माने हैं और माध्यम 2 को सघन माध्यम माने हैं, ठीक है। तो जब भी प्रकाश किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं ना, तो ये क्या होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, यानी कि अभिलंब के निकट आने लगती है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसके जस्ट ऑपोजिट एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है, ठीक है, यानी कि माध्यम 2 से माध्यम 1 में भेजा जाता है, तो ये क्या होता है
कि अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिएगा और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न ये है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस यानी कि एफ और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तल लेंस है, लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। और जितने भी केसेस हम लोग पढ़े हैं लेंस में, उत्तल लेंस में जनरल केसेस में अधिकतर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पे एक केस ऐसा क्रिएट होता है जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना, काल्पनिक और सीधा बनेगा, जो कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये रहेगा, देखिएगा कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है। यहाँ पे देखिएगा उत्तल दर्पण की तरह होता है, फिर दर्पण की तरह होता है, फिर प्रिज्म की तरह होता है, या फिर लेंस की तरह होता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग जो होता है ना, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और उसका प्रत्येक छोटा भाग किसकी तरह बिहेवियर करता है? प्रिज्म की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, और दोस्तों ये प्रिज्म क्या होता है? एक पारदर्शी शीशा होता है जिसका 2 सतह त्रिभुजाकार तथा 3 सतह चतुर्भुजाकार होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हम लोग जितने भी पॉइंट्स को बता रहे हैं सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से क्लियर करते हुए जाना है, मतलब याद करते हुए जाना है। और एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट करके या फिर लाइव चैट में, फटाफट से लाइव चैट में मतलब कमेंट कीजिए सबसे पहले। और यहाँ पे इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में आप लोगों को बताना है, यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, ये सभी क्वेश्चन में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न पहले से मालूम था। ठीक है, आप लोग ईमानदारी से इसका मतलब कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग जो बिहेवियर करता है प्रिज्म की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से है कि उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, मतलब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस और प्रकाश के केंद्र यानी कि P के बीच, F और P के बीच रखे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, और प्रतिबिंब जो बनता है ना लेंस के पीछे बनता है। ठीक है, मतलब वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। डॉट डॉट के माध्यम से दिखाने का अर्थ होता है काल्पनिक। और यहाँ पे वस्तु का साइज मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, तो मतलब उल्टा, मतलब इधर जो है ना ये बाई और दाहिनी और जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से बड़ा बनता है। मतलब इधर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धित जिसे हम लोग कह सकते हैं काल्पनिक और आवर्धित। डॉट डॉट करने का अर्थ होता है काल्पनिक और वस्तु से बड़ा है तो आवर्धित। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस के सामने जब बीम को, जब वो कोई ऑब्जेक्ट को भी, मतलब ऑब्जेक्ट होता है या फिर वस्तु होता है, वस्तु को हम लोग लेंस के फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा लेंस के पीछे बनेगा, आवर्धित बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यानी कि काल्पनिक तथा आवर्धित, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न, ध्यान पूर्वक एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक जो मान होगा ना कितना होगा। तो चलिए फटाफट से इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हवा के सापेक्ष यानी कि कहने का अर्थ है हवा को हम लोग ए से दिखाएंगे और यहाँ पे कांच को जी से दिखाएंगे और अपवर्तनांक को हम लोग एन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कहने का अर्थ है यहाँ पे आप लोग को जो है ना ज्ञात करना है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ए एन जी जो बराबर होगा ना, किसके बराबर होगा वही आप लोग बताना है। ए एन जी का मान जो दिया हुआ है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कि जी एन ए का वैल्यू जो होगा ना वो आपका व्युत्क्रम होता है हवा के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक, यानी कि ए एन जी के व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1/ANG का वैल्यू दिया 1.5, तो यहाँ पे 1.5 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया निकल करके ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.5 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से दोस्तों याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न देखिएगा ध्यान पूर्वक
कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे जो है ना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी क्षमता होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, तो और इनकी फोकस दूरी जो है ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जब भी लेंस की क्षमता अर्थात पी पूछे ना, तो आप सबको 100 से डिवाइड कर देना है फोकस दूरी को, तो यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे डायोप्टर -5 डायोप्टर, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना अब बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवतल लेंस की क्षमता काल्पनिक होती है और ऋणात्मक होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो यह होगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे +5 डायोप्टर दिया हुआ लेंस की क्षमता, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये इसकी फोकस दूरी कितना का होगा और कौन सा लेंस होगा। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि लेंस आपका उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। और यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, दो ऑप्शन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो इसको आपको सबसे पहले सोल्व करना होगा कि फोकस दूरी कितना होगा। तो जब भी पी का मान दिया हुआ रहेगा, मतलब +5 डायोप्टर, तो आपका जो लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस में कितना फोकस दूरी होगा, तो फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें 1/p करना होगा। तो दोस्तों 1/p का अर्थ होता है, मतलब यहाँ पे जो है ना 100 से p को डिवाइड करेंगे लेंस की क्षमता को, तो 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 25 फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न ये करा कि देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। मतलब रास्ता से, अपना पहले वाला रास्ता से क्या होता है, मुड़ जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में हुई परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन ललन टॉप है, एक भी क्वेश्चन को दोस्तों स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे जो है ना 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, और इनकी फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, और उत्तल लेंस की क्षमता भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पी का मान चाहिए, तो यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर दी में दिया हुआ है, जब भी सेंटीमीटर में दिया होगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा मतलब पी का वैल्यू, तो आप इसे डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे +4 डायोप्टर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। प्रश्न एक रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो दोस्तों हवा आपका होता है विरल माध्यम, इसे आप लोग को याद रखिएगा, हवा विरल माध्यम होगा। और दोस्तों कांच जो होगा ना ये सघन माध्यम होगा। हम लोग जानते हैं जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अविलंब के निकट आने लगती है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इनके विपरीत एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब प्रकाश को कांच से हवा में प्रवेश करते हैं तो ये अविलंब से दूर हट जाती है, यानी कि दूर भागने लगती है प्रकाश की किरण। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का। तो दोस्तों जो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है इसका जो लेंस होता है यहाँ पे लगा हुआ ना, तो इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों इसमें जो है ना कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होता है ये, इसमें जो है ना उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये करा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो किसी खास दो माध्यम के लिए म्यू
ये जो होता है ना आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मतलब आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है ना वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। यानी कि म्यू बराबर जो फॉर्मूला आएगा ना साइन आई अपॉन साइन आर होगा, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेम नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको जो है ना आप लोग सही कर लीजिएगा। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट है, मतलब स्थिर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो दोस्तों आवर्धन को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं और मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से दिखाते हैं। और दोस्तों एम जो होता है ना ये वी बटे यू के बराबर होता है, ठीक है, वी बटे यू के बराबर होता है मैग्निफिकेशन यानी कि एम बराबर आवर्धन। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और लेंस के केस में जो आवर्धन होता है ना ये धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसका मतलब किस इसमें जो है ना किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं, इसमें जो किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस और ऑप्शन सी में आपका दिया बाइफोकल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अवतल लेंस होता है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस क्या होता है, मान लीजिए उत्तल लेंस जो होता है ना कुछ इस प्रकार होता है, यानी कि किनारों की अपेक्षा बीच में और मोटा होता है, ठीक है। ये आपका किनारा हो गया, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस क्या होता है कि किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, ठीक है, या बीच की अपेक्षा आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं किनारों की अपेक्षा बीच में पतला, और जो उत्तल लेंस होता है ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उनका प्रतिबिंब हमें वास्तविक और समान साइज का प्राप्त करना है, ठीक है। समान साइज यानी कि बराबर प्रतिबिंब बनना है, बराबर जितना वस्तु का साइज है उतना ही प्रतिबिंब में मतलब आना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही रहना चाहिए। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने जो रखेंगे ना फोकस दूरी की दोगुनी पर रखेंगे, यानी कि इसे हम लोग वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। देखिएगा 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी है यहाँ पे जो है ना -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं यहाँ पे जो है ना फोकस दूरी नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, और ऋणात्मक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सबको डिसाइड करना है कि दर्पण में कौन सा दर्पण में और ऋणात्मक फोकस दूरी होता है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो अवतल दर्पण होता है ना इसमें ऋणात्मक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अगर लेंस का बात किया जाए तो गोले लेंस में जो अवतल लेंस होता है इसमें ऋणात्मक प्रतिबिंब होता है। इसकी फोकस दूरी यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है मतलब फोकस दूरी जो होता है नेगेटिव होता है, और दोस्तों जो लेंस होते हैं उसमें जो अवतल लेंस होता है उसमें जो उसकी जो फोकस दूरी होती है नेगेटिव होती है, यानी कि दर्पण के केस में अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव
और लेंस के केस में अवतल लेंस में फोकस दूरी नेगेटिव होती है, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी जो है ना मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसे आपको जो है ना 100 से 100 से डिवाइड नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो P होता है ये 1/f होता है, और ये f यानी कि मीटर में कन्वर्ट किया हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तभी हम इसे जो है ना 100 से डिवाइड कर देते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी पहले से 1 मीटर दिया हुआ, मीटर में कन्वर्ट है ऑलरेडी, तो इसे 1/1 करने का अर्थ होता है 1 डायोप्टर। तो यहाँ पे उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी आपका धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है। तो लेंस यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस है, और इनकी क्षमता जो होगी ना धनात्मक होता है, यानी कि 1 डायोप्टर, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है, देखिएगा, कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है ना, इनकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है? जब भी कोई प्रकाश किरण मतलब उत्तल लेंस में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद जो होता है ना, जो प्रतिबिंब बनता है दाहिने तरफ बनता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका उत्तल लेंस हो गया, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण लेंस में आपतित होती है तो इनका जो प्रतिबिंब बनता है ना, मतलब दाहिने तरफ बनता है। और दाहिने तरफ क्या होता है, इधर आपका नेगेटिव होता है और इधर आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना किधर बनेगा, दाहिने तरफ बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन से है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो आपका धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। यानी कि जिस प्रकार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उसी प्रकार उत्तल लेंस की भी क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। जब फोकस दूरी धनात्मक तो लेंस की क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक ही होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा 38 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और इनकी फोकस दूरी भी क्या होती है? ऋणात्मक ही होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड आप लोगों को पता होगा, हम लोग जो है ना जल हो गया, कांच हो गया और प्लास्टिक, ये तीनों पदार्थ का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त तो नहीं कर सकते। इनके अलावे मिट्टी का उपयोग जो है ना हम लोग लेंस बनाने के लिए मतलब प्रयुक्त नहीं कर सकते। इनके अलावा जल, कांच और प्लास्टिक, ये तीनों का उपयोग जो है ना लेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। जल का, कांच का और प्लास्टिक का, ठीक है। जल, कांच, प्लास्टिक लेंस बन सकता है इससे, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यहाँ पे जो है ना 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी क्षमता जो होगी ना कितना होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेंस का फोकसांतर कहने का अर्थ होता है लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी क्षमता क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस दूरी जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और आपको बार बता रहा है कि जो लेंस की क्षमता यानी कि P का जो वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको जो है ना 100 से लेंस की फोकस दूरी को डिवाइड कर देना है। 50 को जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 गुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। और दोस्तों उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना पॉजिटिव होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे +2 डायोप्टर, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है? 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो फोकस दूरी होगा ना कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी जो होता है ना लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम होती है, यानी कि 1/p होता है। तो इसको जब हम लोग लेंस की क्षमता को ज्ञात करेंगे
तो लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इसे भी हम लोग 100 से 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी पहले 1/2 मीटर में था, तो इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया राइट आंसर, जो कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे लेंस जो होगा ना, उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 42 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी डिक्शनरी रहेगा, तो उसमें जो छोटे अक्षर होते हैं ना, उसको पढ़ते समय हम लोग जो है ना कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का वो उत्तल लेंस रहेगा, जो कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये करा कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि हवा आपका विरल माध्यम हो गया, आप लोग को पहले बताए थे, और आपका कांच जो हो गया ना सघन माध्यम हो गया, ठीक है। जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि आपका विरल माध्यम ये हो गया, ठीक है, ये आपका विरल माध्यम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, ठीक है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है, तो ये प्रकाश किरण क्या होता है, अभिलंब से दूर भागने लगता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है, अब प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में हम लोग यहाँ पे जो है ना 43 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। और आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि ये 43% में से पहले से आप लोग को कितना % से और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट का जो है ना यहाँ पे हम लोग इंतजार करेंगे, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ पे जो HW क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है, या फिर आधी होती है, या फिर चौथाई होती है, या फिर बराबर होता है। तो दोस्तों जो पिछले वाले क्लास कर लिए थे ना, वो इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लगता है आप लोग फटाफट से में कमेंट करके बताइए। और आप लोग जो है ना दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, आपका जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मतलब फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, सारे चारों तरफ अपने दोस्त यार में फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे, आज के लिए इतना ही।